हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो बस अब अंतिम छोर पे हैं हम फैक्ट्रीज एक्ट के, क्योंकि कोशिश करेंगे कि आज इसको खत्म कर दें। अगर थोड़ा बहुत बच जाएगा तो 5-10 मिनट एक्सीड हो सकता है, पर कोशिश की जाएगी कि आज इसको खत्म कर दी जाए। ठीक है, टोटल हमारे पास है 120 सेक्शंस और हम हैं सेक्शन 96 पे। वी वर स्टडिंग अबाउट पेनाल्टीज, राइट। जिन्होंने पिछला सेशन देखा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम पेनाल्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, और जिन्होंने नहीं देखा है बेटा पहले सेशंस देख लीजिए। क्यों? क्योंकि पहली बार में आखिरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। इसीलिए वी हैव इनकॉर्पोरेटेड 10 पार्ट्स, 10 पार्ट है फैक्ट्री एक्ट के, क्योंकि फैक्ट्री एक्ट बेटा बड़ा है। ठीक है, अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, सोच रहे हो कि 40-45 मिनट में हम पूरा फैक्ट्री एक्ट खत्म कर लेंगे, और ऐसा दावा है, ऐसे प्रोमिसेस हैं कि 45 मिनट, जस्ट 45 मिनट्स, तो ये भी सोचना कि अगर 45 मिनट्स होता तो यूपीएससी के सिलेबस में नहीं होता बेटा। ठीक है, तो चलिए इस बार हमने फैक्ट्रीज एक्ट को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से एनालाइज करके पढ़ा है, इस उम्मीद में कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम सेक्शन 96 में। सेक्शन 96 बताता है पेनाल्टी फॉर रॉन्गफुली डिस्क्लोजिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिसिस अंडर सेक्शन 91। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे अबाउट द पेनाल्टीज की, कॉन्ट्रावेंशन करते हैं अगर इस एक्ट का तो कितना फाइन हो सकता है, अगर आदतन मतलब आदत हो गई है गलतियां करने की बार बार, तो फिर उसमें कितना फाइन, कितनी इंप्रिजनमेंट हो सकती है। इसमें क्या है कि अगर कोई एनालिसिस किया गया है, कोई सर्वे किया गया है, कोई एनालिसिस किया गया है, और उसका रिजल्ट अगर रॉन्गफुली डिस्क्लोज किया जा रहा है इन फेवर ऑफ द ऑक्यूपायर और द मैनेजर, मतलब कि इसको लीगली नहीं बल्कि इलीगली इसको डिस्क्लोज किया जा रहा है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में कितना पनिशमेंट हो सकता है। तो उस केस में पनिशमेंट हो सकता है बेटा इम्प्रिजनमेंट, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 6 मंथ्स तक, यानी कि इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है। और फाइन हो सकता है बेटा, फाइन कितना हो सकता है, 10,000 रुपीज। आप सोच रहे हैं 10,000 रुपए फाइन हो सकता है अगर कोई रॉन्गफुली डिस्क्लोज करता है। ठीक है, फाइन तो चलो ठीक है, पर इंप्रिजनमेंट जो है वो बहुत दुखदाई हो जाता है, तो ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए आते हैं सेक्शन 97 में। सेक्शन 97 कहता है ऑफेंसेस बाय वर्कर्स। देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई एम्प्लॉयर अगर कोई गलती करता है, अगर ऑक्यूपायर कोई गलती करता है, ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ऑफेंसेस बाय वर्कर्स है, ठीक है, अगर कोई वर्कर है जो कोई गलती कर रहा है, ठीक है, कोई वर्कर है जो कि कोई गलती कर रहा है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी लायबिलिटी है वर्कर की जो वहां पे होनी चाहिए और वर्कर उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसको फाइन हो सकती है। कितनी फाइन हो सकती है बेटा, तो फाइन हो सकती है 500 रुपए। क्यों 500? बोले बहुत कम है मैडम, 500 तो बहुत कम है। तो बेटा वो वर्कर है, मतलब दे आर वर्किंग फॉर द होल डे एट सच अ प्राइस। ठीक है, मतलब उनका मतलब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लॉ जो है वो कहीं ना कहीं इक्विटी को भी प्रमोट करता है। हर लॉ आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं इक्विटी को, इक्वालिटी को तो प्रमोट करता ही है। आर्टिकल 14 हमारा राइट टू इक्वालिटी है, पर इक्वालिटी एक सिंगल फेसेट कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। जब आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे ना तो आप जानोगे कि इक्वालिटी को इक्विटी के साथ लेकर के चलना होता है। ठीक है, ताकि जो थोड़े अंडर प्रिविलेज लोग हैं उसको थोड़ा सा आप कंसेशन दो। ठीक है, तभी ना ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं, वो सब इक्विटी के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो ऑफेंसेस बाय वर्कर्स हैं, इनको अगर ये कोई गलती करते हैं तो इनको फाइन हो सकता है 500 रुपए का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसा है कोई वर्कर है, ठीक है, तो जिसको गिल्टी कहा गया है, ठीक है, कोई वर्कर है जो कि गिल्टी है, ठीक है, वर्कर है कोई, अगर वो गिल्टी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्यूपायर को भी गिल्टी मान लिया जाए। अगर ऑक्यूपायर है बेटा, वो अगर ऐसा करता है कि अगर उसने सारे रीजनेबल मेजर्स लिए हैं, सारे रीजनेबल मेजर्स को लिए हुए हैं, तो फिर उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, वो गिल्टी नहीं है, देन द वर्कर विल बी गिल्टी फॉर द सेम। ठीक है, कि जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं पे 4 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब 4 फ्लोर की बिल्डिंग है और सीढ़ियां प्रॉपर है, वह जो एम्प्लॉयर है उसने सब कुछ प्रॉपर बनवा रखा है, सीढ़ियां प्रॉपर है, लाइटिंग प्रॉपर है। ठीक है, अब कोई वर्कर है उसने जानबूझ करके ऐसा कोई मतलब रिवेंज के अंदर या कैसे भी करके उसने क्या किया कि वहां की बिजली काट दी। अब बिजली काट दी, बिल्कुल अंधेरा हो गया, उसमें कई लोगों को चोट पहुंच गई। तो अब इसमें क्या एम्प्लॉयर की कोई गलती है? ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो अपना ड्यू डिलिजेंस लिया है ना, अपने रीजनेबल मेजर्स को लिया है। तो वहां पे क्या है कि ऑक्यूपायर को वहां पे गिल्टी नहीं माना जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, सेक्शन 97 ये कहता है। अब आते हैं सेक्शन 98। सेक्शन 98 क्या कहता है बेटा? सेक्शन 98 कहता है पेनाल्टी की डील करता है। ऐसे भी हम पूरा सेक्शन ही पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पेनाल्टीज पे। तो पेनाल्टी है किसके लिए बेटा? फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के लिए। याद करो हमने पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस कि अगर कोई एडोलेसेंट है, उसको काम करना है एज एन एडल्ट, ठीक है, किसी ऐसी फैक्ट्री में जहां पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है, तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लगता है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो है वो सर्टिफाइंग सर्जन देते हैं, है ना, पढ़ा था हमने। तो कौन से सेक्शन में पढ़ा था बेटा? तो ये पढ़ा था हमने सेक्शन 19 में, सेक्शन 70 में। सेक्शन 70 में हमने सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो कि फॉल्स सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत बात है ना, इट इज रॉन्ग।
तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है बेटा, कितनी हो सकती है इम्प्रिजनमेंट, तो 2 मंथ्स की हो सकती है, द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 मंथ्स की हो सकती है। पहले ये 1 मंथ थी, इसको बढ़ा करके 2 मंथ कर दिया गया, ठीक है। और फाइन हो सकता है, फाइन हो सकता है, कितना हो सकता है, तो 1000 रुपीज हो सकता है, ठीक है। और दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो इतना इम्प्रिजनमेंट और फाइन की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 99। सेक्शन 19 कहता है, 99 कहता है पेनाल्टी, पेनाल्टी फॉर व्हाट, डबल एम्प्लॉयमेंट, डबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कहा गया है कि एक बच्चा जो है वो एक लिमिटेड आवर से ज्यादा किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा करें कि हमको भाई हम तो ज्यादा तेज हैं, हम तो क्या करेंगे कि अब एम्प्लॉयर को भी बेवकूफ बनाएंगे, हम क्या आधे टाइम यहाँ काम कराएंगे और आधे टाइम दूसरी जगह काम कराएंगे। तो इस केस में जो भी उस बच्चे के पेरेंट हैं, ठीक है, जो भी उस बच्चे के पेरेंट हैं, अगर पेरेंट नहीं है तो जो भी गार्डियन है, ठीक है, गार्डियन है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है कि जो भी फाइन है, मतलब कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको फाइन देना पड़ेगा, दैट इज ₹1000, 1000 रुपीज का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कोर्ट भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है कि आगे उनको क्या इस नेचर ऑफ वर्क में क्या और आगे स्टेप लेना है, ठीक है। चलिए आते हैं आप सेक्शन 100। सेक्शन 100 बेटा ये जो है इसको रिपील कर दिया गया है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1987 में। तो सेक्शन 100 हमको नहीं पढ़ना है बिकॉज इट हैज बीन रिपील, ठीक है। डिटेंशन ऑफ ऑक्यूपायर था इन सर्टेन केसेस, तो उसको रिपील कर दिया गया है। चलिए आते हैं, तो 100 पार कर लिया हमने, सोचो 100 सेक्शंस हमने पार कर लिया है, धीरे 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 चलते चलते। क्यों? क्योंकि भले आप धीरे चलें लेकिन कंसिस्टेंट होना जरूरी है और डेप्थ होना आप में जरूरी है, और जब आप डिटेल में पढ़ते हो ना तो आप में वो डेप्थ होती है। चलिए आते हैं सेक्शन 101 में। ये नहीं बोलना मैम सेक्शन 100, सेक्शन लिख देती हूँ मैं। सेक्शन 100 क्या हो गया बेटा, रिपील्ड हो गया, ठीक है। रिपील कब हुआ है, इन 1987 का जो अमेंडमेंट आया उसमें ये रिपील हो गया। चलिए सेक्शन 101 क्या कहता है, एग्जेम्पशन ऑफ ऑक्यूपायर। जो ऑक्यूपायर है बेटा, ऐसे तो उनको बिल्कुल एकदम परेशान करा है कि भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन हमेशा तो नहीं हो सकता ना कि ऑक्यूपायर गलती पे है, कभी तो ऐसा होगा कि ऑक्यूपायर गलती पे नहीं है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस समय ऑक्यूपायर को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, एग्जेम्पशन ऑफ ऑक्यूपायर फ्रॉम लायबिलिटी, लायबिलिटी से उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। किस केसेस में किया जाएगा भाई, तो देखो पहला तो जो ऑक्यूपायर जो भी है, ठीक है, वो अगर उनको लगता है कि भाई हमको जो डिटेन किया गया है या फिर हम पे जो इल्जाम लग रहे हैं तो वो सही नहीं है, तो वो प्रोसिक्यूटर को इस बारे में 3 दिन के अंदर पहले तो बताएंगे। क्योंकि भाई अगर मैं बेगुनाह हूं तो इसका सबूत पहले तो मुझे देना पड़ेगा ना कि भाई मैंने तो अपने सारे मेजर्स लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर लगता है, कोर्ट को ये लगता है कि 2 चीजें, कोर्ट को ये लगता है कि जो एम्प्लॉयर है उसने अपना ड्यू डिलीजेंस लिया है, यानी कि उसने जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए थे उसको लिया है, या फिर कोई अदर पर्सन है जिसने इसको कमिट किया है, कोई अदर पर्सन है, ठीक है। और इस व्यक्ति को विदाउट नॉलेज, ये जो ऑक्यूपायर साहब है ना, इनको क्या है बेटा कि विदाउट नॉलेज, इनको नॉलेज नहीं था इस चीज का, इनको पता ही नहीं था कि ये चीज होने वाली है, इनको नॉलेज नहीं था, इनका कंसेंट भी नहीं था। अगर कोर्ट इस बात से कन्विंस हो जाती है तो उस केस में एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। देयर इज एन एग्जेम्पशन ऑफ ऑक्यूपायर्स लाइबिलिटी, ऑक्यूपायर की लाइबिलिटी नहीं बनती है। क्लियर है? चलिए, और उस समय पे पनिशमेंट किसको मिलेगा, हु विल बी, जो भी उस समय इंचार्ज होगा, जो भी व्यक्ति होगा जो कि इससे डायरेक्टली एसोसिएटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है, उसको यहाँ पे लायबल ठहराया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं सेक्शन 102 में। 102 क्या कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स। अब यहाँ इन सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट के पास ये पावर आ जाता है बेटा, पावर, एक मिनट, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स, ठीक है, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स। अब यहाँ पे कोर्ट के पास ये पावर है, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो पनिशमेंट दे सकते हैं। देखो किसी को भी ऐसा नहीं बनाया गया है कि भाई आपके पास एकदम अथाह पावर है, आप खुद से कुछ भी कर सकते, नहीं, छोटी से छोटी बात को भी एक्ट में लिखी गई है। तो कहा गया है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं कि पनिशमेंट कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और कोई भी रेमेडी, पनिशमेंट दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर एग्रीव्ड पार्टी है तो उसको कोई भी, वो अगर कोई सी रेमेडी का हकदार है बेटा, तो वो रेमेडी भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेक्शन 103 कहता है प्रिजम्पशन एज अ एम्प्लॉयमेंट, प्रिजम्पशन एज टू एम्प्लॉयमेंट। अब ये क्या है, अब मान लेते हैं कि कोई बंदा है, ठीक है, वो दिन भर फैक्ट्री में है, ठीक है, छोटे मोटे काम भी कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि भाई मैं तो यहाँ पे काम ही नहीं करता हूँ। तो ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि फैक्ट्री में पाया गया है, एक्सेप्ट कब भाई, तो एक्सेप्ट इंटरवल्स फॉर मील्स और रेस्ट, इंटरवल्स फॉर मील्स और रेस्ट। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब लंच होता है तो हम लोग अपने दोस्तों को भी बुला लेते हैं, है ना, कभी कभी ऐसा होता है
कि दूसरे मतलब पता चला कि उसी लॉबी में वहीं पे कहीं पे काम कर रहे हैं, वो दूसरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो भाई आजा साथ में लंच करेंगे, या फिर फैमिली मेंबर है तो साथ में खाना खा रहे हैं, होता है सब जनरली बहुत होता है कि जो लोग खासकर इससे रिलेट कर पाएंगे, जो लोग टेक में है, उसमें है, मतलब आईटी कंपनीज में है, तो होता है कि भाई एक ही लॉबी में फ्लोर बाय फ्लोर उनका ऑफिस है, तो भाई चल यहाँ मिलते हैं, ऐसा होता है। तो भाई उस केस में क्या है कि भाई जो भी आपका इंटरवल्स है मील्स के लिए या रेस्ट के लिए, तो वो मील्स और रेस्ट के इंटरवल को छोड़ करके अगर आप फैक्ट्री में पाए जाते हो उस समय पे जब वहां पे काम चल रहा है, तो फिर आप वहां पे आपको एज्यूम कर लिया जाएगा कि आप वहां पे काम करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपकी गलती की वजह से कुछ हो गया, कुछ भी मिसहैप हुआ, कोई गलती हुई, तो आपको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप एक एम्प्लॉय, मतलब जैसे कि आप एम्प्लॉयड हो वहां पे, ठीक है। जैसे हर वर्कर को ट्रीट किया जाता है वैसे ही वही सारी जो दुख सुविधाएं जो है ना आपकी, वो वही सारी मिलेंगी। तो इसीलिए क्या है कि फालतू में अपने को कहीं पे बैठना नहीं है। अगर हम कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती जाके वहां बैठना नहीं, क्योंकि कुछ भी गलत हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 103, ठीक है। तो सेक्शन 104 क्या है बेटा, ओनर्स एज टू एज, ओनर्स एज टू एज। अब क्या है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, कि कोई पर्सन है, अगर उसके एज को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई एज को लेकर के इशू है कि भाई, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये बच्चा तो माइनर है, ये बच्चा तो 15 साल भी कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, और एज को लेकर के थोड़ा सा मिसमैच है, तो इस पे क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा बेटा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ यानी प्रूफ करने की जिम्मेदारी, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपका वो किस पे होगा, तो वो होगा एक्यूज्ड पे, ठीक है। जो भी एक्यूज्ड है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि भाई उनको ये जो है करना है। मतलब अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी लगता है कि भाई ये व्यक्ति इस एज का है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा एक्यूज्ड पे होता है कि वो ये प्रूफ कर सके कि नहीं भाई हम जो बात कह रहे हैं वही सही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन का बहुत बड़ा रोल आ जाता है बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जो बोन टेस्ट होता है ना, हड्डी परीक्षण कहते हैं जिसको, बोन एग्जामिनेशन होता है, तो उससे एज का एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता लगता है, बट एक रेंज पता लग जाती है, एग्जैक्ट एक अनुमान हो जाता है। तो यहाँ पे सर्टिफाइंग सर्जन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि अगर सर्टिफाइंग सर्जन ने कोई सर्टिफिकेट दिया है कि भाई ये बंदा जो है वो इस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में आता है, मतलब मान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि नहीं भाई 14 साल का, कोर्ट को ऐसा लग रहा है ड्यू टू द एविडेंस एंड द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द चाइल्ड कि बच्चा 14 साल का है, लेकिन सर्टिफाइंग सर्जन ने एक सर्टिफिकेट दे दिया कि नहीं ये जो है ये 16 से 18 के बीच का बच्चा है, ठीक है। तो उस केस में जो सर्टिफाइंग सर्जन का जो भी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो एडमिसिबल होगा एज एन एविडेंस, ठीक है। इसको एडमिसिबल किया जाएगा एज एन एविडेंस, तो इसको एविडेंस की तरह माना जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इसको एविडेंस की तरह ही माना जाएगा। चलिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर कोई प्रॉब्लम होती है बेटा तो मैं मतलब ऐसा होता है कि रात वगत में अगर आप कर रहे हो रिप्लाई, मतलब फीडबैक दे रहे हो या कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो सुबह तक मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, ये नहीं कि सोचते रहना है अभी कि अरे मैम पता नहीं क्या सोचेंगी। मैं कुछ नहीं सोचूंगी, आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर आप अपने फीडबैक्स, अपना अप्रिसिएशन, अपने क्वेश्चंस हमें भेजते हैं तो, ठीक है। चलो आते हैं सेक्शन 105 पे। 105 क्या कहता है? कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये तो बहुत पुराना हो गया, पता है, ये तो हर एक्ट में जो अगर बच्चे जो है वो पूरा पढ़ रहे हैं ना, मतलब शुरू से लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस तो पता है कि कब होता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कब होगा बेटा कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस? जब कि एक कंप्लेंट फाइल की जाएगी, ठीक है। कोई कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेगी, यानी खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेगी जब तक कि कोई कंप्लेंट नहीं फाइल होती है। कंप्लेंट फाइल होती है, ठीक है, किससे भाई? तो बाय सैंक्शन ऑफ एन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के सैंक्शन से, इंस्पेक्टर के सैंक्शन से जब तक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं होती है, जब तक कि इनका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और कोर्ट भी कौन होना चाहिए? या तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होने चाहिए, या तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होने चाहिए। याद करो, हम पढ़ रहे थे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट्स होने चाहिए। तो या तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होने चाहिए या तो जेएमएफसी होने चाहिए। जेएमएफसी क्या होते हैं बेटा? तो दे आर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो या तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या तो जेएमएफसी होने चाहिए, जो कि इसके अंडर के ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है क्या? सेक्शन 106। सेक्शन 106 क्या कहता है? सेक्शन 106 कहता है, ऐसे तो 2 साल का हमने लिमिटेशन दिया था कि 2 ऑफेंस के 2 साल के अंदर आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑन प्रोसिक्यूशंस क्या है, चलिए देखते हैं। लिमिटेशन, कंफ्यूज नहीं होइएगा बेटा दोनों में। लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशंस कि अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया, ठीक है, अगर क्या है कि कोई कंप्लेंट हुई जो कि इंस्पेक्टर को हो गई, कंप्लेंट फाइल हुई जो कि किसको होगी? प्राइमा फेसी किस पे होगी?
किसको हम जाकर के बोलें, कोई भी वर्कर है या कोई भी है तो वो जाकर के इंस्पेक्टर को बोलेंगे। तो कोई भी कंप्लेंट फाइल हुई बेटा जो कि इंस्पेक्टर को फाइल हुई, तो 3 महीने के अंदर इंस्पेक्टर के पास जब गई ना, तो देखो कंप्लेंट फाइल करने का टाइम जो होता है वो 2 साल तक का रहता है, ठीक है, कि इवेंट के 2 साल तक आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने इंस्पेक्टर को फाइल किया तो विद इन 3 मंथ्स ये कोर्ट में जाना चाहिए, विद इन 3 मंथ्स, यानी कि जैसे ही इंस्पेक्टर के नॉलेज में आया वैसे ही विद इन 3 मंथ्स ये कोर्ट के नॉलेज में भी जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कोई रिटन ऑर्डर है, मान लेते हैं इंस्पेक्टर साहब का कोई रिटन ऑर्डर है, उन्होंने डिले का पूरा एग्जैक्ट बताया है कि भाई कंप्लेंट जो है वो इस कारण से डिले हो गई है, मतलब इस कारण से कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन है या कुछ भी है, तो इस टेनर को, ये जो रिटन ऑर्डर से इस टेनर को बढ़ा करके किया जा सकता है 6 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स का लिमिटेशन दिया गया है जिसको मैक्सिमम बढ़ा करके किया जा सकता है 6 महीने, ये ध्यान में रखिएगा। तो आई गेस आपका ये जो सेक्शन है ये क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब तो सेक्शन 106 जो अपील्स जो पेनाल्टी वगैरह थी बेटा वो हमारी हो गई है, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सा चैप्टर है, कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, बस मिसलेनियस टॉपिक्स है इसमें। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर, चलिए नए पेज से शुरू करते हैं, तो ये है हमारा चैप्टर 11, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें टोटल 11 चैप्टर्स हैं, तो हम सोचो अब आखिरी मोमेंट पे आ चुके हैं। तो ये है बेटा चैप्टर 11 जो कि सप्लीमेंटल है। सप्लीमेंटल यानी कि इसमें जो प्रोविजंस हैं वो ऐसे छोटे छोटे से प्रोविजंस हैं, ठीक है। पहला है बेटा अपील्स, पहला जो सेक्शन 107 है आपका वो क्या डील करता है, वो डील करता है अपील से। अब अपील क्या है कि कोई भी मैनेजर है, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी मैनेजर है फैक्ट्री का जिसको राइटिंग में इंस्पेक्टर ने ऑर्डर करा है, ठीक है, जिसको राइटिंग में इंस्पेक्टर साहब ने इनको क्या करा है कि राइटिंग में ऑर्डर करा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि ये इससे सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब इनको ये चीज सही नहीं लग रही है या जो भी है, तो ये क्या कर सकते हैं, इस राइटिंग में इन्होंने जो ऑर्डर करा है इसके अगेंस्ट विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर ये इससे जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है उसको अपील कर सकते हैं, अपील टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है। अगर इनको लगता है कि भाई ये जो ऑर्डर किया गया है ये सही नहीं है, ठीक है, या और मतलब कुछ इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर हमारी बात प्रॉपर्ली नहीं सुनी गई है, तो वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को विद इन 30 डेज जाकर के अपील कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके रिलेटेड रूल्स बना सकती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है हमारी वो इससे रिलेटेड, मतलब एग्जैक्ट रूल्स यहाँ मेंशन नहीं है क्योंकि ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है बेटा, तो एग्जैक्ट रूल्स मेंशन नहीं है, पर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इससे रिलेटेड वो रूल्स बना सकती हैं कि भाई आपको जब अगर ऐसा कुछ कंप्लेन करना है या कुछ भी करना है तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा, इस तरीके से करना पड़ेगा, ये चीज यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता है होनी चाहिए, होगी तो आई एम देयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आते हैं सेक्शन 108 पे, बस बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है हम, है ना। सेक्शन 108 पे 108 क्या कहता है, डिस्प्ले ऑफ नोटिसेस, डिस्प्ले ऑफ नोटिसेस, इसको भी हमने बहुत बार पढ़ा है, वी हैव स्टडीड इट अ लॉट नंबर ऑफ टाइम्स, कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस है रिलेटिंग टू द एज ऑफ द एडोलेसेंट वर्किंग देयर, रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ द रिस्क हजार्ड्स अवेलेबल, ठीक है, फिर द रिगार्डिंग द बेनिफिट्स दैट द एम्प्लॉयज और द वर्कर्स आर गेटिंग, तो ये सारी चीजें जो है, और भी अगर कोई नोटिस होता है, ठीक है, ठीक है, तो एक तो क्या है कि ये सारे जो नोटिस है वो तो मेंशन होंगे, ये हम पहले सेक्शन में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी जो भी ऐसे फैक्ट्री के प्रोविजंस है, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट है, इस एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, यानी जो जो ऐसी चीजें हैं जो कि उनको जानना जरूरी है, ठीक है। पूरा एक्ट पढ़ना किसको जरूरी है, अब तुम सोचो कि आप जो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के एग्जाम दे रहे हो बेटा, एब्स्ट्रैक्ट तो फैक्ट्री के वर्कर को भी जानना जरूरी है, तो आप सोचो कि आप तो ऑफिसर बनने वाले हो, तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट से काम चल जाएगा क्या? मतलब जो आप सोचते हो कि हम 30 मिनट में पूरा एक्ट खत्म कर लें, तो वो तो एब्स्ट्रैक्ट है, वो तो सोचो कि ये एक्ट में ही लिखा है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हर वर्कर, हर जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको भी अपने अधिकार पता होना चाहिए, तो आपको तो थोड़ा ज्यादा ही पता होना चाहिए, इसीलिए पूरा पढ़ना जरूरी है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट है, अगर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट है बेटा, उसको क्या करना है कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपको वहां पे चिपकाना है, ठीक है, मतलब कि आपको नोटिस बोर्ड पे या फिर जहां पे भी इजीली एक्सेसिबल प्लेस है वहां पे लगाना है, और उसके साथ साथ आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर भी लगाना है। पता चला कंप्लेन करना है, इंस्पेक्टर साहब का नंबर ही नहीं मिल रहा है ना, पता ही नहीं है कि इंस्पेक्टर साहब हैं कौन, ठीक है, तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर और किसका, प्लस सर्टिफाइंग सर्जन, ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन और इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर किसी की तबीयत खराब होती है या मास कोई डिजीज हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो सर्टिफाइंग सर्जन का भी एक्सेस तो होना चाहिए, तो इनका नेम एंड एड्रेस जो है वो होना चाहिए, उस नोटिस में ये चीज मेंशन की होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट इसका।
चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ये जो नोटिस है बेटा, एक तो इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस इसके अलावा किस में होनी चाहिए, तो लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी, क्योंकि हर जगह इंग्लिश नहीं बोली जाती है बेटा, ठीक है, तो जो भी मेजॉरिटी है उसके लैंग्वेज में भी ये होनी चाहिए, ठीक है, और कहाँ होना चाहिए, एकदम कन्वीनियंट प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल क्लीन और लेजिबली लिखा होना चाहिए, क्लीन एंड लेजिबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल गिजर बिजर लिखा है, एकदम मोड़े चमड़े कागज में लिखा है, तो पता चला कि दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, पूरा गंदा हो गया है, उसमें बिल्कुल मिट्टी पलीत की रखी है उसको, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एकदम प्रॉपरली एक सेफ जगह पर अगर हो तो, मतलब जिसकी पेपर तो फट जाता है, ठीक है, तो एक प्रॉपर जो भी मीन्स है उससे रिलेटेड ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं बेटा, चीफ इंस्पेक्टर साहब है उनके पास अच्छा खासा पावर है, जैसे मैं बताती हूँ आपको, तो जो चीफ इंस्पेक्टर साहब है उनको अगर लगता है तो वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर कैसे देंगे भाई, राइटिंग में देंगे, है ना, ऑर्डर ओरल नहीं चलता है ना, राइटिंग में चलता है, तो ऑर्डर दे सकते हैं राइटिंग में कि किन किन और चीजों से और चीजें क्या क्या डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या और चीजें डिस्प्ले होनी चाहिए, या तो पोस्टर नोटिस होना चाहिए, नोटिस या फिर पोस्टर होना चाहिए, कुछ भी चीज अगर होनी चाहिए तो ये चीज को कौन दे सकता है, कौन ऑर्डर दे, सॉरी पुलिस लिख दिया मैंने, पुलिस बहुत हो गया, नहीं, नोटिस या फिर पोस्टर, ठीक है, पुलिस नहीं पोस्टर, तो पुलिस पोस्टर होना चाहिए, नोटिस होना चाहिए कि आपको अवेयरनेस के लिए, तो ये सारी चीजें समय समय पे चीफ इंस्पेक्टर जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं इन राइटिंग में, ठीक है। चलिए सेक्शन 109 है बेटा, सेक्शन 109 क्या कहता है, सर्विस ऑफ नोटिस, ठीक है, सर्विस ऑफ नोटिस क्या कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी रूल बनाती है तो उसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में किसको भेजेगी भाई, प्रिस्क्राइब्ड मैनर में, क्योंकि जो फैक्ट्री के ओनर्स है उनको कैसे पता चलेगा, हाउ विल दे नो कि भाई ये नया रूल आ गया है, ठीक है, कैसे पता चलता है, अब रोज रोज देखते तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि रूल रोज चेंज भी नहीं होती, ऐसा थोड़ी कि ऐसा वीकली है या फिर कोई सीरियल है जो हर संडे को आ रहा है तो हर संडे को हम देखने बैठ गए, ऐसा थोड़ी ना है। तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स बनाएगी तो वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में वो भेजेगी किसको, तो जो भी मैनेजर हैं, ठीक है, जो भी मैनेजर हैं या जो भी ऑक्यूपायर हैं उनको ये प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भेजती रहेगी। क्लियर है, आई गेस यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए तो ये हमारा हो गया सेक्शन 109, अब है सेक्शन 1010। अब सेक्शन 1010 क्या है, तो 1010 है हमारा रिटर्न्स। क्या है भाई रिटर्न्स, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पावर है बेटा, और ये चीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। और हाँ याद रखना, एक जगह पे मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट बताया था, बाकी हर जगह पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत क्लियरली ऐसे गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया आपको कि एक ऐसी जगह है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर चलता है, बाकी हर जगह स्टेट गवर्नमेंट का पावर चल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट है जो वो रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग द सबमिटिंग ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, जो भी रिटर्न्स होती है ना, सबमिटिंग ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, आप आईटीआर वगैरह फाइल करते हो तो वो तो चलो एक कंप्लायंस है, उसके अलावा भी जो रिटर्न्स है तो वो कितने टाइम पे उसको किया जाएगा, कितने पेरियोडिकल है, ठीक है, ओकेजनल है, इसको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाकर बता सकती है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कोई डाउट है। सेक्शन 111 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर, क्या सारे ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर के ही होंगे, वर्कर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो बिल्कुल है, ऐसा हमारा एक्ट कहता है कि बिल्कुल है, ऑब्लिगेशन ऑफ वर्कर भी है हमारे यहाँ। क्या ऑब्लिगेशन है भाई जरा देखें, तो कह रहा है कि कोई भी वर्कर जो है अगर कुछ भी मिसयूज करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रीमाइसिस को मिसयूज करते हैं, मान लेते कोई प्रीमाइसिस है जहां पे काम करना है पर वो मतलब बैठ करके ऐसे कुछ भी मतलब इलिसिट एक्टिविटी कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो अगर मिसयूज करते हैं किसी भी अप्लायंस को, ठीक है, किसी भी मशीन को, ठीक है, और वो क्या है कि जो लगा हुआ है या फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं हेल्थ से, दे कॉम्प्रोमाइज विद द हेल्थ सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, ठीक है, सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, या फिर जानबूझ करके विलफुली जानबूझ करके क्या करते हैं, इंडेंजर करते हैं खुद को, हिमसेल्फ और अदर्स, या तो खुद को या तो दूसरों को इंडेंजर कर रहे हैं, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाने, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, या फिर नेग्लेक्ट मशीन्स के यूज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या है बेटा, उनको भी पनिश किया जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सेफ्टी, सब लोग एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, ठीक है, समझदार हैं,
तो उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बड़े बड़े मशीन हैं, अब कोई जानबूझ करके मशीन के बार बार कहा गया है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके जा रहे हैं। फेंसिंग की हुई है तो दरवाजा खोल के जा रहे हैं, दरवाजा उसको जो फेंसिंग है उसको पार करके जा रहे हैं, तो दैट इज अ प्रॉब्लम ना। तो उस केस में इनको फाइन, ये तो हो गया ये क्या क्या चीजें हैं। और सेकंड इसका पार्ट है बेटा कि इसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, कितना हो सकता है बेटा, सॉरी 3 मंथ्स तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 3 मंथ्स तक, और फाइन हो सकता है कितना, 100 रुपीज तक। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट कम रखा गया है क्योंकि वर्कर्स हैं, ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड वेरी गुड लिटिगेशन और समथिंग, तो इसीलिए कहा, मतलब इसमें जो है कि इक्विटी को मेंटेन करते हुए 3 मंथ्स का रखा गया है। ठीक है, और प्लस अगर छोटा मोटा ऐसा कुछ एक्शन दिखता है तो पहले ही, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंसान एक ही बार में बहुत बड़ा कुछ कर रहा है, तो अगर छोटा मोटा दिखता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो तो वहां के ऑक्यूपायर मैनेजर ले ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सेक्शन 111A में। सेक्शन 111A क्या है भाई, तो सेक्शन 111A है राइट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स की, अब देखो सिर्फ ड्यूटी नहीं है, राइट्स भी है कुछ। ठीक है, तो क्या क्या राइट्स है, चलिए देखते हैं कि कह रहा है कि क्या क्या राइट्स हैं। तो वर्कर्स हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ठीक है, हेल्थ और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स रिलेटेड कोई भी अगर आपका इंफॉर्मेशन है तो वो ये मांग सकते हैं। ट्रेनिंग का अधिकार है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एम्प्लॉयर है वो कहेगा कि नहीं भाई हम आपको ट्रेन भी नहीं करेंगे, आपका स्किल डेवलपमेंट भी नहीं करेंगे और आपको ये काम करना पड़ेगा। अगर कोई भी न्यू मशीन आ रही है, कुछ भी न्यू ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ये भी एक वर्कर का राइट है। ठीक है, और इंस्पेक्टर से कंप्लेन, मतलब रिप्रेजेंट टू द इंस्पेक्टर, रिप्रेजेंट करने का, या तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं या तो वाया एनी रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उनको लगता है कि एडिक्वेट प्रोविजन नहीं है, कुछ भी ऐसा जो इस प्रोविजन जितने भी दिए हैं इस एक्ट को, ये प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो वो इंस्पेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये सारे जो हैं ये राइट्स हैं एक वर्कर के। क्लियर है, आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं सेक्शन 112 में। पावर टू मेक रूल्स, किसके पास है पावर टू मेक रूल्स, तो जनरल किसके पास है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये तो मुझे सिंपल सा है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर स्पेसिफाई किया गया है ताकि जब भी कंफ्यूजन आए तो ये सेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली मेंशन रहे। ठीक है, सेक्शन 113 क्या कहता है, सेंटर के पास पावर है बेटा, सेंटर के पास पावर है डायरेक्शंस देने का। ठीक है, अगर उनको लगता है कि कोई बहुत मतलब बड़े लेवल पे कुछ हो रहा है, वैसे तो सेंटर इंटरफेयर नहीं करती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर बोलती भी रहेगी तो स्टेट कहेगा कि नहीं, एक्ट में तो लिखा ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ये सेक्शन भी मेंशन किया गया है कि सेंटर के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकती है, किसको भाई, स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, सेक्शन 114 क्या कह रहा है, नो चार्ज फॉर फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंसेस। अगर कोई बेसिक सी फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है, वर्कर्स के लिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स अप्लायंसेस है, ठीक है, हमारा पंखा ही लगा हुआ है, ठीक है, तो उस चीज के लिए आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा बेटा, क्योंकि ये क्या है कि कोर्स ऑफ एक्शन में, मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको दिया जा रहा है जो भी कन्वीनियंस है, फैसिलिटी है। ऐसे होता तो हर कंपनी वाले बोलते कि चलिए हम एसी लगाए हुए हैं तो उसका आपकी सैलरी से कटेगा। नहीं बेटा, तो ये जो फैसिलिटीज और कन्वीनियंसेस है उसका चार्ज, जब तक कि कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी मतलब एडिशनल नहीं दी जा रही है जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज है कि आपको कंपलसरीली लेना भी पड़ेगा और आपको उसके पैसे भी कटेंगे, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 115 क्या कहता है कि रूल्स, अगर कोई रूल्स बनता है तो वो कैसे बनेगा, ये तो सबको पता है कैसे बनेगा भाई, तो इसको वाया नोटिफिकेशन बनेगा इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है, कोई भी रूल बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वाया नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी नया रूल लाएगी तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के सहमति से लाएगी, है ना। स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे नॉर्मल जो रूल्स होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है, वैसे इसको डिस्कस किया जाएगा। पर वो जो 1 महीने वाला क्लॉज था ना, जो हम पिछले एक्ट्स में पढ़ रहे थे कि 1 महीने तक इसको चलाना है, 1 सेशन हो सकता है, 2 सेशन हो सकता है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब जिनको नहीं समझ में आया होगा कि मैडम ने ये क्या बोल दिया, तो बेटा जो पहले के एक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, अगर आप सीक्वेंस में देख रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और अगर सीक्वेंस में नहीं देख रहे हो तो वो पहले के एक्ट्स जो है उसके चेंज करने का ये मेथड था। ठीक है, चलिए अब क्या है कि सेक्शन 116 क्या कह रहा है कि ये जो एक्ट है बेटा, अगर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है तो ये एक्ट जो है वो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में भी इक्वली अप्लाई होगी। ठीक है, अगर उनके लिए कुछ अलग ऐसा आपने रूल्स वगैरह बना रखे हैं तो फिर डिपेंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जेम्पशन के पावर पे डिपेंड करता है। लेकिन
ऐसे ये एक्ट जो है ये गवर्नमेंट फैक्ट्रीज पे भी उतना ही लागू होगी। ठीक है, चलिए सेक्शन 117 क्या कहता है कि अगर कोई बंदा है, कोई पर्सन है जो कि इस एक्ट के अकॉर्डेंस में काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है किसमें, अकॉर्डेंस विथ दिस लेजिस्लेशन, ठीक है, इस लेजिस्लेशन के अनुसार काम कर रहा है, तो उसको क्या है कि उसको जो है कोई भी उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नो लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर कोई व्यक्ति लॉ के हिसाब से ही काम कर रहा है तो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं कि नहीं भाई, मतलब कभी ऐसा होता है कि हम लॉ के हिसाब से भी काम कर रहे होते हैं ना, फिर भी कुछ हमारे हाथ में कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं हो जाती है गलती। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि लीगल प्रोसीडिंग्स जो है ना वो नहीं होगी अगर आप इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक, अगर फिर भी अगर कुछ इनएविटेबल एक्ट है जो नहीं टाला जा सकता तो इसमें फिर आपकी गलती नहीं है। ठीक है, चलिए सेक्शन 118 क्या कह रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो बेटा, जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना जरूरी है वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो कि आपको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। मतलब जो इंस्पेक्टर साहब हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि एक अथॉरिटेटिव कैपेसिटी में है और वो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, जाहिर सी बात है क्योंकि उनके पास राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन बुला सकते हैं, पर अगर वो इन्फॉर्मेशन बाहर चली गई तो हो सकता है फैक्ट्री को नुकसान हो या कुछ भी ऐसा कोई प्लान है उनका या कुछ भी है, तो वो चीज आपको डिस्क्लोज नहीं करनी, इस पे रिस्ट्रिक्शन है जब तक कि वो बहुत जरूरी नहीं है। और छुपाना भी नहीं है ऐसा कि अगर मान लेते हैं कि जरूरी है, उसी पे पूरा जो केस बन रहा है वो उसी पर्टिकुलर एविडेंस पे बन रहा है, आप वो नहीं दिखा रहे हो, कह रहे हो कि सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, नहीं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जिसका इससे कोई रेलिवेंस नहीं है, पर होता ना कि नाउअडेज डेटा इज इंपॉर्टेंट, डेटा बहुत जरूरी होता है ना, डेटा जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कोई डेटा है जो कि वैल्यूएबल है पर इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे। मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में बात की जा रही है और आप भी गवर्नमेंट ऑफिसर ही बनने वाले हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है ना, ड्यू डिलिजेंस यूज करना है। चलिए सेक्शन 119 जो है वो जो बाकी पहले के एक्ट थे उससे इनकंसिस्टेंट जो एक्ट हैं तो उस पे इफेक्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और सेक्शन 120 जो है, सेक्शन 120 क्या कहता है कि एक टेबल था, ठीक है, देयर वाज अ इनएक्टमेंट सेट का एक टेबल था, उसको रिपील कर दिया गया, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब टोटल आपको 118 तक पढ़ना था, ठीक है, तो 118 तक हमने इसको सक्सेसफुली पढ़ लिया है। इसके अलावा बेटा शेड्यूल्स हैं कुछ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा शेड्यूल किस चीज से डील करता है। आप एक बार मतलब उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर एक बार देख लेना कि किससे डील कर रहा है। ठीक है, तो जो शेड्यूल 1 है वो शेड्यूल 1 क्या करता है, इसमें लिस्ट है बेटा, लिस्ट है ऑफ इंडस्ट्रीज की, इसमें लिस्ट है उस इंडस्ट्रीज की जिसमें जो कि हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है, जो कि हजार्डस प्रोसेस में इन्वॉल्व है उन इंडस्ट्रीज की लिस्ट है यहाँ पर, ये है आपका शेड्यूल नंबर 1। ठीक है, तो जब भी हमने पढ़ा ना कि एज मेंशन इन शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 में ऐसी लिस्ट बनी हुई है। उसके बाद जो सेकंड शेड्यूल है उसमें क्या है, परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं उसकी लिमिट क्या है वो चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, शेड्यूल 2 में, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसका जो पार्ट 3 है, मतलब शेड्यूल 3 है, वो किससे डील करता है, तो चलिए देखते हैं शेड्यूल 3 किससे डील कर रहा है। तो 3 कर रहा है हमारा डिजीज से, नोटिफाइबल डिजीज। अभी हम पढ़ रहे थे ना कि कौन कौन सी डिजीज एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 3, तो इसमें बहुत सारी डिजीज है, एंथ्रैक्स है, सिलिकोसिस है, ठीक है, उसके बाद एस्बेस्टस है, तो ये सारे जो नोटिफाइबल डिजीज हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आपका शेड्यूल 6 में। याद नहीं करना है, बस पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में कौन सा क्या चीज मेंशन की गई है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और फोर्थ में क्या है बेटा, लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ठीक है, फोर्थ में क्या है, लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इतनी चीजें यहाँ पे की गई हैं, ये 4 शेड्यूल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं होगी, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस है आपका 4th शेड्यूल में। इतने 4 शेड्यूल है, 120 सेक्शंस हैं, ये सब कुछ हमने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। और अब मुझे नहीं लगता है कि फैक्ट्री एक्ट से कुछ भी आपका छूटने वाला है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आते हैं, अब हम मिलेंगे अगले सेशन में एक नए एक्ट के साथ। ठीक है, अब हमारा कुछ ज्यादा नहीं बचा है, अब हमें पीएफ वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो पीएफ रिलेटेड प्रोविजंस हैं आपके उसको शुरू कर दूं, तो इट विल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर हमारा बचेगा कोड्स। ठीक है, मीनवाइल अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो कि और इंपॉर्टेंट है तो आप हमें फीडबैक सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो
अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स हमें एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन भेजते रहिए। कुछ क्वेरी हो तो हमसे जरूर शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।